देखो यार, आज मैं आपको एक नहीं बल्कि दो ऐसी स्टोरीज बताऊंगा जो सुनने में आपको बेशक कितनी भी अनबिलीवेबल क्यों ना लगे, लेकिन रिमेंबर, ये दोनों स्टोरीज बिल्कुल सच हैं। इनके प्रूफ आपको इंटरनेट के ऊपर भी मिल जाएंगे। एंड जो पहली स्टोरी है उससे रिलेटेड तो कुछ फोटोज भी हैं जो इतनी ज़्यादा ग्राफिक हैं कि मैं उनको यहाँ तो बिल्कुल नहीं लगा सकता। इनफैक्ट उनको ब्रॉडकास्ट चैनल के अंदर भी नहीं डाल सकता। आपको पर्सनली आकर ही देखनी पड़ेंगी कि आखिर वहाँ का हाल क्या था। एंड आप भी कहेंगे कि विकी, ये क्या बता दिया तूने, बट विकी ने बिल्कुल सच बताया है। लेकिन उससे पहले नेक्स्ट टाइम आप जब भी ट्रेन के अंदर ट्रैवल करें तो इस लाइक बटन को अपने बैग में डाल लें, इसकी टिकट ना लें, और जैसे ही टीटी आपकी टिकट चेक करने के लिए आए तभी इस लाइक बटन को भी बाहर निकाल कर सीट पर बैठा दें। सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें। साथ ही अपने सवाल नीचे कमेंट्स में लगातार पूछते रहिएगा। आज भी मैं बहुत ही अच्छे से 5 सवाल आपके सामने रखने वाला हूं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें। कमेंट्स में पिक में लिख दें, लेट्स डाइव इन। हमारे पहले हॉरिबल इंसिडेंट को समझने के लिए हमें इटली में जाना पड़ेगा। और दिन था 3 मार्च 1944 का। रात के तकरीबन 1 बजे के आसपास 32 साल का मिशेल पोलो नाम का एक ट्रेन गार्ड इटली के नेपले स्टेशन के ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा था। अपनी मालगाड़ी के बराबर में उसने अपनी टॉर्च निकाली और टॉर्च निकालकर नीचे की तरफ मार मार कर देखने लगा कि सब कुछ ठीक है या नहीं मालगाड़ी के साथ। असल में यह मालगाड़ी, जिसका नंबर 8017 उस टाइम पर नेपले से निकलकर पोटेंजा की तरफ जाने वाली थी। ये मालगाड़ी तकरीबन 57 कार्गो कोचेज इसके अंदर लगे हुए थे, जिसके अंदर सारा माल लदा हुआ था। और एक्चुअल वेट उस टाइम पर इस पूरी ट्रेन का नियरली 570 टन हो चुका था। और इसी बात को लेकर पोलो बहुत ज्यादा टेंशन में आ चुका था, क्योंकि अभी उसने रेनकोट पहना हुआ था और बहुत तेज बारिश हो रही थी और साथ में हैवी बर्फबारी अभी थोड़ी देर पहले ही होकर चुकी थी। इनफैक्ट अब वो ट्रेन के नीचे अपनी टॉर्च सिर्फ इसलिए मारकर देख रहा था कि नीचे ट्रेन के ट्रैक्स के हालत क्या हैं, क्या वो अपनी मालगाड़ी को लेकर यहां से निकल सकते हैं, कहीं उनकी मालगाड़ी बहुत ज़्यादा हैवी होकर फिसल तो नहीं जाएगी। बहुत सारी टेंशन उस टाइम पर मिशेल पोलो के माइंड में चल रही थी। असल में मिशेल पोलो को तकरीबन 10 सालों का अनुभव था ट्रेन के अंदर काम करने का, और उनका सिर्फ काम यही था कि पीछे वाले जो मालगाड़ी होती है ना, आपने यहाँ पर भी देखी होगी अपनी भारत की मालगाड़ियाँ, उनके पीछे एक गार्ड का कैबिन लगाया जाता है। और उसी तरीके से पहले भी गार्ड के कैबिन के लिए पीछे अलग से एक छोटा सा डब्बा लगाया जाता था। उस कैबिन में इस पूरी मालगाड़ी का गार्ड रुकता, और ऐसा ही ये गार्ड अब मिशेल पोलो ये पीछे खड़ा होकर अपनी वेट कर रहा था कि कब उसको यहाँ से निकलना है। लेकिन बहुत सारी टेंशन उसके माइंड में थी कि कहीं उनकी ट्रेन ना फिसल जाए, कहीं वो लोड ना खींच पाए, कहीं वो आगे आने वाली चढ़ाई के ऊपर ना चढ़ पाए, कहीं वो अगले स्टॉप तक भी ना पहुंच पाए। तभी मिशेल को सामने से प्लेटफॉर्म के ऊपर इस गाड़ी का लोको पायलट आता हुआ दिखाई दिया। वो मिशेल के पास आया, दोनों ने आपस में बात करनी शुरू करी, एक दूसरे के साथ टेंशन शेयर करी। और तब उस लोको पायलट ने बताया कि यही सिर्फ बीमारी नहीं है, बल्कि बीमारी है असली कोयले की। उस टाइम पर आपको पता होगा कि सिर्फ स्टीम इंजन चला करते थे, और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ 1944 के टाइम की। उस टाइम पर पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर घिरी हुई थी, और इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर कोयले की भयंकर कमी आई हुई थी। जो भी अच्छा कोयला था वो सारा मिलिट्रियों की तरफ जा रहा था। अलग अलग देश की आर्मी बहुत सारे कोयले की डिमांड कर रही थी, क्योंकि उनको अपने शिप्स चलाने थे, अपने और खास मिशंस उनको कोयले से परफॉर्म करने थे। इसलिए सारा का सारा बढ़िया कोयला तो देश की आर्मियों की तरफ जा रहा था, और बचा कुचा घटिया कोयला इन जैसी ट्रेनों के लिए सप्लाई किया जाता। सो जो कंपनी ये ट्रेन हैंडल कर रही थी, उस कंपनी ने पहले ही इसके लोको पायलट को बता दिया था कि देखो, कोयला ऐसा ही है नकली सा, जो भी इसी से काम चलाना पड़ेगा और ध्यान से ट्रेन को लेकर जाना। ये बात आकर उस लोको पायलट ने तुरंत मिशेल पोलो को बताई। मिशेल पोलो ने कहा कि यार देखो, समस्या तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी तो चलो ठीक है, हम यहाँ से निकल जाएंगे, रात का टाइम वैसे ही है, आगे हमें कुछ ना दिखा, या फिर अगर हमें अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ गई या फिर घटानी पड़ गई तो हो सकता है ट्रेन एकदम से स्लिप हो जाए। और दूसरा बीमारी है तुम्हारा कोयला, क्या पता ये इतनी भारी ट्रेन का लोड खींच पाएगा या नहीं पाएगा, हमारा इंजन वैसे ही पुराना हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, समस्या तो बहुत आने वाली है इस ट्रिप में। ये दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि इन्होंने पीछे घूमकर देखा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की भागते हुए आने की आवाजें आ रही थी। और जैसे ये इन्होंने देखा, ये समझ चुके थे कि यहाँ एक और दिक्कत अब आने वाली है। क्योंकि ये जो भीड़ इस प्लेटफॉर्म की तरफ भागती हुई आ रही थी, ये इनसे मिलने नहीं आ रही थी, बल्कि ये सारे लोग इस मालगाड़ी के ऊपर चढ़ने वाले थे, इसके ऊपर बैठने वाले थे। और ये सारे वो लोग थे जो अपने देश से भागना चाहते थे। असल में इटली उस टाइम पर
अलाइड बन चुका था अमेरिका का। ब्रिटेन ने उसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया था। अब जैसे ये कब्जा हुआ, इटली के अंदर ही बगावत शुरू हो चुकी थी। कुछ लोग थे जो इस ब्रिटेन के पास रहकर खुश थे और कुछ लोग थे कि नहीं, हमें तो हमारा देश आज़ाद चाहिए। अब जो लोग ये आज़ादी मांग रहे थे उनके बस की बात नहीं थी। जब तक वर्ल्ड वॉर 2 खत्म नहीं होगा, इटली आज़ाद नहीं होगा, उसमें सरकार अभी भी ब्रिटेन चला रही थी। दूसरा, ये लोग इतने ज़्यादा परेशान हो चुके थे कि इनको भागना ही मजबूरी दिख रहा था। और उस टाइम पर ऐसे कोई जहाज वगैरह नहीं थे कि उसके अंदर बैठ कर ये ट्रैवल कर लेंगे या फिर अपनी गाड़ी उठाकर चाबी लगाकर उसमें से भाग जाएंगे। नहीं, उनको ट्रेनों के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता। और क्योंकि पूरा देश ये इटली उस टाइम पर वर्ल्ड वॉर 2 में था, इसलिए बहुत ही रेयरली कोई स्टेशन से ट्रेन चलाई जा रही थी। और अब जैसे इन 600 लोगों की भीड़ ने देखा कि मालगाड़ी यहाँ से जाने वाली है 1 बजे के आसपास इस नेपलेस स्टेशन से, तो हमें इस मालगाड़ी के ऊपर चढ़ना है। ये मालगाड़ी हमें यहाँ से कहीं और दूर स्पॉट तक ले जाएगी और वहां से फिर हम देश छोड़कर किसी और देश के अंदर जाकर शिफ्ट हो जाएंगे। सो जैसे ये 600 लोग आए, बिना किसी से पूछे, बिना ये जो साइड में लोको पायलट खड़ा था और गार्ड खड़ा था मिशेल पोलो, इनसे पूछे, ये लोग सीधा इस मालगाड़ी के ऊपर चढ़ चढ़कर बैठ चुके थे, पैर लटकाकर बैठ चुके थे और अब वेट कर रहे थे कि ये मालगाड़ी कब यहाँ से चलेगी। अब जैसे ये चीज़ होती देखी इन दोनों ने, तो ये चीज़ भी डिस्कस करी कि देखो, पहले ही हमारा वेट बहुत ज़्यादा हो रखा है, 570 टन हो रखा है इन अंदर कार्गो का वेट, और ऊपर से ये लोग आकर बैठ गए हैं और अगर कोई भी दुर्घटना हुई तो इनके साथ भी कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। सो ये सारा ब्लेम हमारे ऊपर आएगा, हम करें तो करें क्या। दूसरा, मिशेल ने कहा कि छोड़ो यार, कोई बात नहीं, ये लोग भी तो हमारे ही लोग हैं, ये लोग भी हमारे देश की सरकार से परेशान है, हमारी रूलिंग पार्टी से परेशान है। अब दूसरा, वैसे ही हमारा देश ब्रिटेन के कब्जे में आ रखा है, तो कोई बात नहीं, हम इनकी मदद कर देते हैं। जहां हमारी ये ट्रेन जाएगी वहाँ 500-600 लोग भी बैठकर चले जाएंगे, क्या ही फर्क पड़ेगा। ये बोलकर तुरंत मिशेल ने लोको पायलट के साथ हाथ मिलाया। लोको पायलट हाथ मिलाकर वहां से जा चुका था। मिशेल अगेन अपनी टॉर्च लेकर ऊपर बैठे हुए इन सभी नागरिकों को देखने लगा जो कि अपना देश छोड़ने की फिराक में थे, और दूसरा, अब नीचे अपने टायरों को देख रहा था कि अभी ट्रेन के हालात कैसे हैं, जो ट्रैक्स के ऊपर बर्फ पड़ी हुई है, क्या यहाँ पर हम चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, ट्रेन के टायरों में फ्रिक्शन बनेगा या नहीं बनेगा। लोको पायलट इंजन के अंदर बैठकर उसने वॉकी टॉकी अपना ऑन किया। पीछे मिशेल पोलो से वो बात करना चाह रहा था कि यार एक्चुअल में वेट बहुत ज़्यादा हो चुका है इस ट्रेन का, मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि एक तो हमारा कोयला बहुत ही नकली सा है और हो सकता है ये खींच ना पाए, और इसीलिए मैं इस बात के लिए चिंतित हूँ कि जब ये ट्रेन अगर पहाड़ों के ऊपर चढ़ेगी, जिस टाइम पर, जिस पॉइंट से चढ़ना शुरू होगी, उस टाइम पर बहुत ज़्यादा लोड होगा इंजन के ऊपर, तो हो सकता है उस टाइम पर इंजन फेल भी हो जाए, तो हमें तुरंत ब्रेक लगानी पड़ेगी। तो तुम ब्रेक के ऊपर अपने नज़र बना कर रखना, मैं यहाँ से अपनी ब्रेक के ऊपर नज़र बना कर रखूँगा। अब मैं आपको बता दूँ कि पहले की रेलगाड़ियों के अंदर जितनी भी पैसेंजर ट्रेन थी या फिर मालगाड़ियाँ थी, उसमें ब्रेक्स 2 हिस्सों में बटे हुआ करते थे। आधी ट्रेन बीच से लेकर आधी ट्रेन पीछे वाली, उसके ब्रेक्स पीछे जो वो कैबिन होता था गार्ड का, वो गार्ड लगाता था आपस में डिस्कस करके, और आगे आधी वाली ट्रेन के ब्रेक्स इंजन में बैठा हुआ लोको पायलट लगाता था। ये दोनों आपस में एक साथ कोऑर्डिनेट करते थे और दोनों एक साथ ब्रेक प्रेस करते थे और तभी जाकर ट्रेन रुका करती थी। देन ये ट्रेन स्टेशन से निकली और धीरे 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 इसने स्पीड पकड़नी शुरू करी और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि हाँ, फाइनली चलो, ट्रेन अपना फ्रिक्शन बना रही है और धीरे धीरे आगे चल रही है। अब अच्छी खासी स्पीड ट्रेन ने पकड़ ली थी और फाइनली धीरे धीरे उन पहाड़ों की चढ़ाई आनी शुरू हुई, जिसका उनको डर था कि यहाँ अब ट्रेन हो सकता है कि स्लिप कर जाए या फिर इंजन फेल हो जाए या फिर कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती थी। और फाइनली तब मिशेल ने पीछे से नोटिस किया कि इस ट्रैक पर तो आगे पहाड़ों में, एक्चुअल पहाड़ों में ऊपर चढ़ने से पहले यहाँ एक बहुत बड़ी टनल आती है और इस ट्रेन को वो टनल क्रॉस करनी है। और इस बात को लेकर मिशेल बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उसको पता था कि ट्रेन के बाहर जितने भी ट्रैक्स हैं, जितनी भी पटरियां हैं, वो सारी गीली हैं, उनके ऊपर बर्फ पड़ी हुई है, बट ये टनल, इस सुरंग के अंदर जो भी पटरी होगी वो तो बिल्कुल सूखी होगी, उसके ऊपर कोई बर्फ नहीं होगी। सो इस बात का फायदा उठाकर हम ट्रेन की अच्छी खासी स्पीड पकड़ सकते हैं। ये जो फ्लैट ट्रेन ट्रैक होगा बिल्कुल इस टनल के अंदर का, यहां पर ट्रेन अच्छे से स्पीड पकड़ लेगी, ताकि जब वो इस टनल से बाहर निकले तो उसके पास अच्छी खासी स्पीड हो और वो आगे आने वाली चढ़ाई पर आराम से चढ़ जाए, उसके पास इनिशियल मोमेंटम होगा। देन उसके माइंड में ये भी आया कि अगर ये चीज मैं सोच रहा हूं तो ये चीज लोको पायलट तो मुझसे और ज्यादा अच्छे तरीके से सोच सकता है, उसके माइंड में भी ये बात आ गई होगी, तो वो ट्रेन की स्पीड ऑब्वियसली बढ़ाएगा। तो धीरे धीरे ये ट्रेन 8017 नंबर की ट्रेन बढ़ते बढ़ते उस टनल के बहुत पास आ चुकी थी। फाइनली इसका इंजन उस टनल के अंदर घुस चुका था और पीछे चल रहे मिशेल पोलो ने नोटिस किया कि ट्रेन ने स्पीड
पकड़नी भी शुरू कर दी है। एग्जैक्टली जो वो सोच रहा था बिल्कुल वही हो रहा था और धीरे 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 ट्रेन पूरी इस टनल के अंदर घुसती जा रही थी और फाइनली लगभग आधी ट्रेन अब इस टनल के अंदर घुस चुकी थी। लेकिन तभी मिशेल ने नोटिस किया कि ये ट्रेन तो बजाय और ज़्यादा स्पीड पकड़ने के ये और ज़्यादा धीमे होती जा रही है। अचानक से क्या हो गया उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो तुरंत निकल कर बाहर आया, देखने लगा आगे की तरफ कि आखिर क्या बीमारी है, ये ट्रेन धीरे धीरे रुक क्यों रही है टनल में जाने के टाइम पर। इसको तो स्पीड पकड़नी चाहिए थी। अब मिशेल को कुछ भी क्लियरली दिख नहीं रहा क्योंकि एक तो ये टनल इतनी ही कंजस्टेड सी थी कि सिर्फ इसके अंदर ट्रेन ही जा सकती थी। साइड में कोई व्यक्ति खड़ा भी नहीं हो सकता। अगर ट्रेन पास हो रही हो तो ऑब्वियसली वो आगे तो ज़्यादा देख नहीं सकता, इसलिए उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या है। और फाइनली धीरे धीरे रुकते रुकते ये ट्रेन एग्जैक्ट पॉइंट पर आकर स्टॉप हो चुकी थी। ये पॉइंट कुछ ऐसा था कि लगभग पूरी ट्रेन इस टनल में घुस चुकी थी। सिर्फ ये जो पीछे वाला गार्ड वाला कैबिन था मिशेल पोलो वाला, ये सिर्फ उस टनल से बाहर था। बाकी पूरी ट्रेन 99% ट्रेन अंदर घुस चुकी है, सिर्फ ये बाहर लटक रहा है। तब मिशेल ने अपना वॉकी टॉकी उठाया क्योंकि उसको उम्मीद थी कि इस टाइम पर वो जो लोको पायलट जिससे वो बात कर रहा था ट्रेन स्टेशन पर, वही एक्चुअल में इस पूरी ट्रेन का इंचार्ज है। अगर कुछ भी दिक्कत होगी तो वो लोको पायलट उसको वॉकी टॉकी में बताएगा कि ये दिक्कत हुई है या फिर ये इमरजेंसी आई है या फिर हमें सडन ब्रेक लगाने पड़े हैं या फिर कोई क्रॉसिंग है, सामने से कोई ट्रेन आ रही हो। तो ये सारी बातें वो लोको पायलट पीछे बैठे इस मिशेल पोलो को बताएगा। और इनफैक्ट अगर कोई मिसहैपनिंग भी हो रही है या फिर ट्रेन ऊपर चढ़ते चढ़ते इस टनल को क्रॉस करते करते बैक स्लाइड हो रही है, वापस पीछे की तरफ आ रही है, तो वो भी इमरजेंसी ब्रेक लगाने के लिए मिशेल पोलो को पीछे नोटिफाई करेगा। बट इस टाइम पर उसका वॉकी टॉकी बिल्कुल साइलेंट, उसमें से कोई भी अनाउंसमेंट नहीं आई। और ऑब्वियसली मिशेल बहुत ज्यादा कंफ्यूज किया, वो करे तो करे क्या। लेकिन उसको अपनी ट्रेनिंग में बताया गया था कि अगर ऐसी कोई भी इमरजेंसी हो तो सबसे पहले अपने हाथ ब्रेक्स के ऊपर लगा कर रखो कि क्या पता इनको कब प्रेस करना पड़ जाए, क्या पता है ट्रेन वापस पीछे खिसकने लग जाए तो तुम्हें ट्रेन रोकनी पड़ेगी। और एग्जैक्टली इसी टाइम पर अपना वॉकी टॉकी साइड में रख के उसकी तरफ देखते हुए मिशेल ब्रेक्स का लीवर अपने हाथों में पकड़ कर बैठा था कि किसी भी टाइम पर उसको खींचना पड़ सकता है और ये वॉकी टॉकी कभी भी बच सकता है। बट कुछ मिनट अब बीत चुके थे मिशेल को वेट करते हुए, लेकिन उसका वॉकी टॉकी नहीं बजा और भी कोई सिग्नल नहीं आया। असल में उसको लगा कि हो सकता है उसका वॉकी टॉकी खराब हो गया हो या फिर रेंज ना पकड़ रहा हो इस टनल के अंदर, हो सकता है ऐसा कुछ भी हुआ हो। बट इस टाइम पर उनको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है लोको पायलट को कि अगर तुम्हारा वॉकी टॉकी काम ना करे तो तुम ट्रेन का हॉर्न उसको एक सिग्नल बनाकर उसको एक सीरीज में बजाना, ताकि जो भी ट्रेन के अंदर काम करने वाले लोग हैं उनको समझ आ जाए कि क्या हुआ है। और इस टाइम पर मिशेल अब अपने वॉकी टॉकी को छोड़कर उस हॉर्न के ऊपर ध्यान लगा रहा था जो कि बज ही नहीं रहा। वो वेट कर रहा था कि वॉकी टॉकी नहीं बज रहा तो हॉर्न बजेगा, बट हॉर्न भी नहीं बजा। अब ऑब्वियसली अंदर से मिशेल को बहुत ज्यादा एंजाइटी होने लगी, ये सोच सोचकर कि आखिर इमरजेंसी है क्या, ये ट्रेन यहाँ पर रुकी क्यों है। तब और ज्यादा वेट मिशेल से नहीं हुई, उसने साइड में रखी हुई अपनी टॉर्च उठाई ये देखने के लिए कि बाहर आखिर चल क्या रहा है। वो अपने कैबिन से बाहर निकला, इस ट्रेन से उतरा और अब अपनी बॉडी को स्क्वीज करते हुए वो इस ट्रेन और टनल के दीवार के बिल्कुल बीच से होते हुए आगे जाने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो इस टनल के अंदर घुसकर देख पाए कि एक्चुअल में बीमारी क्या है, ये ट्रेन रुकी क्यों है, आगे लोको पायलट किस कंडीशन में है, उसने कोई मैसेज क्यों नहीं किया, रिप्लाई क्यों नहीं आया अभी तक। सो उसने अपनी टॉर्च उठाई और जस्ट उसके साइड में से होते हुए अपने कैबिन को क्रॉस करते हुए आगे की तरफ घुसने लगा। पीछे वाला जो सबसे लास्ट कोच था, यानी कि वो मालगाड़ी का डब्बा लास्ट वाला, उसके पीछे तो उसका वो कैबिन है, उस डब्बे को क्रॉस किया उसने। वो अपनी लाइट जलाना नहीं चाह रहा था क्योंकि उसको पता था कि आसपास ये बहुत सारे जो भागने वाले लोग हैं, इटली को छोड़ने वाले लोग हैं, ये यहाँ पर सो रहे हैं और अगर वो लाइट जलाएगा ऐसे तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनकी नींद खराब हो जाएगी। ये लोग पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो इनको और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाह रहा था। सो जैसे तैसे अपने आप को स्क्वीज करते हुए वो उस दीवार से लगते हुए आगे की तरफ गया। उसने पहला डब्बा क्रॉस किया और जिस टाइम पर वो पहला डब्बा क्रॉस करके दूसरे डब्बे पर पहुंचा तभी उसको बहुत ही अजीब सी आवाजें आने लगी। जी हाँ, ये आवाजें थी जैसे कुछ चीज, बहुत भारी भारी चीज इस टनल के अंदर, ये आवाजें ट्रेन से नहीं आ रही थी बल्कि इस टनल से आ रही थी। कुछ भारी भारी चीज इस टनल के अंदर गिर रही हो। रिमेंबर, ये आवाजें ट्रेन से नहीं आ रही थी बल्कि ट्रेन के बाहर से। ऐसा लग रहा था कुछ बहुत सारी चीजें लगातार इसके अंदर से गिरी जा रही हो, गिरे जा रही हो और वो थम 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 की ऐसे आवाजें निकाल रही थी। अब ऑब्वियसली इस टाइम पर मिशेल बहुत ज्यादा डर गया कि एक्चुअली ये बीमारी क्या है। ये तो आवाज उसने पहली बार सुनी है, ऐसी तो कोई आवाज ट्रेन से नहीं आती। बट फिर भी वो अपने कॉन्फिडेंटली होकर
उसने अपने आप को संभाला कि देखना तो पड़ेगा आखिर बीमारी क्या है, आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। सो वापस वो अपने आप को स्क्वीज करते हुए उस ट्रेन में एक के बाद एक कोचेस को क्रॉस करते हुए जा रहा था। जब मिशेल क्रॉस करते करते चौथे डब्बे पर पहुंचा तो उसको ये आवाज़ें इतनी ज़्यादा परेशान कर रही थी कि नहीं यार, देखना पड़ेगा कि ये आवाज़ें आ कहाँ से रही हैं, क्योंकि कुछ भी उसको ठीक नहीं लग रहा। एक तो बहुत ज़्यादा घनी शांति, रिमेंबर यहाँ इस पूरी मालगाड़ी के ऊपर 600 से भी ज़्यादा लोग सोए हुए हैं, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 600 के 600 सो रहे हैं। इतनी भयंकर शांति, अगर कोई जगह होता तो कम से कम थोड़ी बहुत तो आवाज़ें करता। 600 के 600 लोग सोए हुए हैं, इस ट्रेन के रुकने पर किसी की भी नींद नहीं खुली। अगर मैं भी या आप भी जब ट्रेन के अंदर ट्रैवल करते हैं तो ट्रेन रुकने के टाइम पर कभी ना कभी तो हमारी नींद खुली जाती है कि यार गर्मी लगने लग गई या फिर कुछ और काम है, फ्रेश वगैरह हो लेते हैं, तो अपने आप नींद खुल जाती है। लेकिन 600 में से एक व्यक्ति की भी नींद नहीं खुली, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तब उसने अपनी टॉर्च जो हाथ में पकड़कर वो अभी तक चल रहा था, तब उसने वो फ्लैश लाइट नीचे की तरफ करके उसका बटन ऑन किया और जैसे उस फ्लैश लाइट को घुमा कर उसने ट्रेन के ऊपर देखा कि आखिर ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। उसके सामने का नज़ारा इतना डरावना था कि उसने फ्लैश लाइट को वहीं छोड़ा, उस ट्रेन से वापस पीछे अपने कैबिन की तरफ भागा। इनफैक्ट अपने कैबिन को भी क्रॉस करते हुए वो नियरेस्ट ट्रेन स्टेशन पर गया भागते भागते, और वहां जाकर सब कुछ बताया। यकीन मानिए अब जो मैं आपको बताऊंगा ना, शायद हो सकता है आप उसके ऊपर बिलीव ना करें या फिर उसको कहें कि नहीं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कोई और रीज़न रहा होगा, बट नहीं, एक्चुअल में यही था। सो असल में जिस टाइम पर ये ट्रेन टनल के अंदर जाने वाली थी, कुछ दूर थी ये ट्रेन से अभी टनल, उस टाइम पर इसके लोको पायलट को लगा कि हाँ बिल्कुल ठीक बात है, अंदर के ट्रैक्स सूखे होंगे और हमें यहाँ पर स्पीड बढ़ाकर ट्रेन का इनिशियल मोमेंटम और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जब आगे जो चढ़ाई आएगी उसके ऊपर ट्रेन पहले से ही स्पीड में हो और आराम से उस चढ़ाई को क्रॉस कर ले, पहाड़ों के ऊपर आराम से चढ़ जाए। और यही बात पीछे बैठा मिशेल भी सोच रहा था कि इस टाइम पर ट्रेन को स्पीड बढ़ानी चाहिए। सो इस मोमेंट पर ट्रेन चला रहे लोको पायलट ने पीछे खड़े अपने 2 और क्रू मेंबर्स, रिमेंबर उस टाइम पर ना स्टीम इंजन हुआ करते थे, उस टाइम पर ये इंजन कोयले से चलते थे, जिनको एक भट्टी में बार बार डाला जाता था और उस भट्टी से स्टीम बनती थी, पानी उबलकर, और वो स्टीम इस इंजन को चलाया करती थी। यही एक प्रोसीजर था। आज भी कहीं ना कहीं आपको स्टीम इंजन्स देखने के लिए मिल जाएंगे। एक वो है ना ऊटी में शायद चलती है टॉय ट्रेन, में बैठा था उसमें, चल छैया छैया वाली ट्रेन, वो आज भी मेरे ख्याल से स्टीम से ही चलती है। सो उस टाइम पर भी ये स्टीम इंजन्स बिल्कुल इसी प्रोसीजर पर चलाए जाते थे कि 2 बंदे पीछे ट्रेन के इंजन में कंपार्टमेंट बना होता था भट्टी का, उस भट्टी के अंदर, उस बॉयलर के अंदर ये कोयला लगातार डालते रहेंगे, जिससे पानी उबलेगा और स्टीम बनेगी और उसे प्रेशर जनरेट होगा। एग्जैक्टली यही पॉइंट अब इस टाइम पर इस ट्रेन चला रहे लोको पायलट ने पीछे खड़े हुए अपने दोनों साथियों को देखा जो इंजन के अंदर कोयला डाल रहे थे, और उनको बताया कि देखो अभी ना हमें ट्रेन को बहुत स्पीड में खींचना है, इसलिए हमें ज़्यादा कोयला डालना पड़ेगा ताकि ज़्यादा स्टीम बन पाए और ज्यादा प्रेशर से हम इसके अंदर स्पीड पकड़ पाए। ऑब्वियसली यहां पर अपन को स्पीड बढ़ानी है तो कोयला और ज्यादा उसके अंदर पंप करना पड़ेगा। और एग्जैक्टली इस लोको पायलट ने यही आदेश पीछे खड़े उन दोनों क्रू मेंबर्स को दिया कि हाँ जी ठीक है बाबूजी, आपके कहने पर हम कोयला डाल देंगे, बताओ कितना डालें। तो यहाँ लोको पायलट ने उस टाइम पर एक क्वांटिटी बता दी होगी कि इतना कोयला यहाँ डाल दो ताकि हम अच्छे से इस ट्रेन को स्पीड में क्रॉस करवा पाए इस टनल को, और आगे भी हमारे पास मोमेंटम हो। तब उन्होंने बहुत सारा कोयला अंदर डालना शुरू कर दिया। एंड रिमेंबर एकदम से इतना प्रेशर इस इंजन के ऊपर आया कि धीरे 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 ये इंजन बंद सा हो गया, लिटरली बंद सा हो गया। उस टाइम पर अब ये इंजन जब बंद हो जाता है ना ऐसे, उस टाइम पर दिक्कतें थी। आज के इंजन तो बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, ऐसे बंद नहीं होते, बट उस टाइम पर ऐसे इंजन चलते चलते बंद हो जाते थे। और तब उनको उस टाइम पर बहुत सारा कोयला डालकर दोबारा से जंप स्टार्ट किया जाता था ताकि मोमेंटम पकड़ी रहे ट्रेन। लेकिन ये इंजन उस टाइम पर बंद हो गया और आगे मौजूद इंजन में वो दोनों क्रू मेंबर अभी भी उसके अंदर कोयला डाले जा रहे हैं और बहुत सारा कोयला अंदर एकदम से जलने लगा। इस टाइम पर मिशेल खड़ा पीछे, वो वेट कर रहा था कि ये ट्रेन स्पीड पकड़ेगी, बट स्पीड पकड़ने की जगह ये ट्रेन धीरे 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 आकर एकदम से बस रुक गई। सिर्फ उसका कैबिन जो था वो टनल से बाहर था, बाकी पूरी ट्रेन इस टनल के अंदर। एंड जैसे ये रुकी, काफ़ी देर तक मिशेल ने पीछे वेट करी, काफ़ी देर तक वो उस ब्रेक वाले लीवर को भी पकड़कर खड़ा रहा इंतज़ार में कि कब उसको सिग्नल मिलेगा, या तो ब्रेक छोड़नी है या फिर ब्रेक खींचनी है या फिर करना क्या है, ट्रेन क्यों नहीं चल रही। और इस टाइम पर ट्रेन को जंप स्टार्ट करने के लिए ही पूरा जोर लगाया लोको पायलट ने भी। पीछे से वो कोयला डाले जा रहे थे, वो घटिया क्वालिटी का कोयला। एंड रिमेंबर, इस टाइप के घटिया क्वालिटी के कोयले को जलाने के नुकसान ही सिर्फ ये है कि ये जलते कम है, ये धुआं ज़्यादा फेंकते हैं। और यहाँ इस धुएं के अंदर, इस कोयले के धुएं से निकलने वाली थी
बहुत ही जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। जी हाँ, जैसे ही उन्होंने इतना सारा कोयला एकदम से इस इंजन की भट्टी के अंदर पंप कर दिया और इंजन में उसने जलना शुरू किया, इंजन का भट्टी तो अभी भी गर्म थी, उसके अंदर आग तो लगी हुई थी, बस ये ट्रेन वहाँ खड़ी थी। और जैसे ये कोयला जला, बहुत सारी, मैं कहूँ बहुत बहुत ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इस इंजन से निकलने लगी। अब क्योंकि ये ट्रेन उस टाइम पर एक टनल के अंदर खड़ी थी, ये सारा धुआं इस टनल के अंदर भर गया। रिमेंबर, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा जहरीली होती है। अब क्योंकि मिशेल का डब्बा इस टनल से बाहर था, वो खुली हवा में था, बट जितने भी डब्बे इस टनल के अंदर थे, इंक्लूडिंग ये इंजन भी, ये सारे लोग कार्बन मोनोऑक्साइड की गैस को इनहेल कर रहे थे अपनी सांसों के थ्रू। वो जहर अंदर जा रहा था। आपने इसका एक बहुत ही रेगुलर सा एग्जाम्पल देखा होगा कि हम सर्दियों में क्यों कहते हैं कि कभी भी बंद कमरे के अंदर अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उस लकड़ी से भी जलते टाइम कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है जो कि बहुत जहरीली होती है। इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। बंदा नींद में है तो वो सोते सोते ही परमानेंटली टपक जाएगा, उसकी आंख कभी खुलेगी ही नहीं। इसीलिए हमेशा अंगीठी जलाते टाइम खिड़की और दरवाजे खोल कर सोएं, ताकि वो गैस सारी बाहर निकलती रहे और फ्रेश हवा अंदर आती रहे। बिल्कुल एग्जैक्ट यही काम उस टनल में बहुत बड़े लेवल पर हुआ। इतनी सारी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उस टनल के अंदर भर गई इंजन से निकलकर, और जो भी लोग, ये जो भागने वाले लोग थे बेचारे 600, ये पहले ही अपनी ज़िंदगी से परेशान थे। नियर अबाउट 600 थे एग्जैक्टली, मैं अभी आपको बताऊंगा। इतने सारे लोग एकदम से उस कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल कर रहे थे, इंक्लूडिंग इंजन का लोको पायलट और वो 2 क्रू मेंबर भी। उन्होंने भी इस गैस को ही इनहेल किया अपनी सांसों के थ्रू, और धीरे धीरे बेहोशी की हालत में गए और ज़रा सांस लेते रहे, और ये धीरे धीरे मौत के मुंह में समाते जा रहे थे। और जब काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद मिशेल ने देखा कि ट्रेन अभी तक चली नहीं, मिशेल खुद अपनी टॉर्च लेकर इस टनल के अंदर घुसा, स्क्वीज करते हुए आगे की तरफ गया। 3-4 बोगियाँ उसने क्रॉस करी थी, तब उसने अपनी फ्लैशलाइट जलाकर देखी, क्योंकि उसको वो थंपिंग साउंड आ रही थी, थम 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 की। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गिर रहा हो। और जब उसने अपनी टॉर्च जलाकर नीचे से ऊपर करी, ऊपर इन सो रहे लोगों को देखा, तो ये आवाज इन लाशों के गिरने की थी, जो चारों तरफ जो ऊपर सो रहे थे ना इन डब्बों के ऊपर, ये लोग सोए सोए ही मर गए। और मरने के बाद इनकी बॉडी ने कंट्रोल खो दिया। ये सीधा उस ट्रेन से नीचे आकर गिर रहे थे चारों तरफ से, और यही गिरने की आवाज़ मिशेल को सुनाई दे रही थी। और ये चीज़ उसको तब पता चली जब उसने टॉर्च जलाकर देखी। वो तुरंत भागकर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पर गया, वहाँ जाकर सब कुछ बताया कि वहाँ ट्रेन में क्या क्या कुछ हो रहा है। नियरली 600 कुछ लोग उस टाइम पर इस ट्रेन के अंदर सवार थे, और टोटल लाशें जो इस टनल से निकाली गई वो 521 थी। इमेजिन करके देखिएगा, 521 लोग, इसमें जो क्रू मेंबर्स भी आ गए, मिशेल को छोड़कर वो लोको पायलट भी आ गया, और वो जो भागने वाले भी आ गए, जो यहाँ से भागना चाह रहे थे, वो सारे मर चुके थे इसी ट्रेन के अंदर सोए सोए। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा जहरीली गैसों को कभी भी अपने कमरे में कैद करके ना रखें। यहाँ जो हादसा हुआ था, इससे सबको सीख लेनी चाहिए। और हजारों ऐसी केसेस आते हैं पूरे भारत देश से, खासकर कि लोग सर्दियों में अंगीठी जलाकर कमरों में सो जाते हैं और सुबह उठते ही नहीं। वो उनको गर्मी की तलाश रहती है, ठंड लगती है रात को, लेकिन ये मौत का कारण बन जाता है अंगीठी ही। इस ट्रेन के साथ हुए एक्सीडेंट के बाद बहुत सारे ट्रेन के नियम बदले गए, कोयले को यूज़ करने की क्वालिटी सेट की गई, उसके स्टैंडर्ड सेट किए गए, काफ़ी सारे रूल्स बदले गए थे, बट 521 लोग तो मर चुके थे। इसकी फ़ोटोज़ भी उस टाइम पर बहुत सारी क्लिक की गई थी, लाशों की जो अंदर पड़ी थी ट्रेन के साथ टनल के अंदर, और बाद में सारी लाशों को लाकर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा गया था। वो सारी फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा ब्रूटल हैं। मास जो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नरसंहार हुआ था यहाँ पर, उसकी फ़ोटोज़ भी अवेलेबल हैं। अगर आप चाहो तो आप मेरे पास आकर देख सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, क्योंकि यहाँ पर मैं नहीं दिखा सकता, बहुत ज़्यादा ब्रूटल हैं कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से, एंड ना ही उनको मैं ब्रॉडकास्ट चैनल में डाल सकता। आपको पर्सनल ही देखनी पड़ेंगी। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ आकर आप ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ मुझसे ले लीजिएगा, आप तक पहुँच जाएगी डायरेक्ट इंस्टाग्राम में। अब हमारी दूसरी स्टोरी। इस स्टोरी को समझने के लिए हमें अमेरिका के वेस्टर्न मोंटाना में जाना पड़ेगा, और दिन था 3 सितंबर 1986 का। रात के तकरीबन 11:15 बजे के आसपास 64 साल के डग वेल और उनकी पत्नी अपनी गाड़ी में बैठकर फाइनली वो अब घर पहुंचने वाले थे। जैसे उन्होंने अपने घर वाली रोड की तरफ गाड़ी मोड़ी, उन्होंने देखा कि उनके घर के बाहर एक अजीब सा बड़ा सारा ट्रक खड़ा हुआ है। एक कैंपिंग ट्रक, मतलब जो होते हैं ना बाहर लेकर जाते हैं, उसी के अंदर बेड वगैरह होता है, बिस्तर भी होता है खाने पकाने के। कैंपिंग वगैरह के लिए वो ट्रक स्पेशली बनाए जाते
जाते हैं। सो वहाँ एक कैंपिंग ट्रक खड़ा है जस्ट उनके घर के बिल्कुल सामने। सो वो अपने घर के पास अपनी गाड़ी लेकर गए और ये कंफ्यूज कि आखिर ये ट्रक यहाँ क्यों खड़ा है, कौन है इसका मालिक, यहाँ क्यों खड़ा करके गया है। सो उन्होंने अपनी गाड़ी उसके पीछे लगाई क्योंकि अंदर तो वो लेके जा नहीं सकते अपने पार्किंग इलाके में क्योंकि वो ट्रक उनके आगे खड़ा हुआ है। डग अपनी गाड़ी से बाहर उतरे देखने के लिए कि कौन है और यहाँ ऐसे क्यों खड़ा है। अपनी गाड़ी से उतरकर वो उस ट्रक के पास गए और कैबिन में ऊपर उठकर देखने लगे कि कौन है अंदर, ये बंदा हमें जानता है नहीं। सो जैसे उन्होंने ऊपर उठकर देखा तो ये बंदा उनके लिए अननोन था। अब वो बंदा अंदर अपने ट्रक में सोया हुआ था। सो डग को इस टाइम पर लगा कि हो सकता है ये दूर का कोई कैंपर हो और उसको कोई जगह ना मिली हो अभी रुकने के लिए। सो ये यहाँ पर थक कर सो गया है, कोई बात नहीं, इसकी नींद डिस्टर्ब नहीं करते हैं, अपनी गाड़ी को यहीं बाहर ही इसके ट्रक के पीछे पार्क कर देते हैं। जब सुबह होगी ये यहाँ से चला जाएगा तो मैं अपनी गाड़ी अंदर लेकर वापस अपनी पार्किंग में पार्क कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो वो वापस अपनी गाड़ी पर आए, उन्होंने अपनी पत्नी क्रिस्टन के लिए दरवाजा खोला। क्रिस्टन और डग वापस अपने घर का दरवाजा खोलकर अंदर की तरफ जा चुके थे। तो उन्होंने अंदर जाकर अपने कपड़े बदले और क्रिस्टन ने कहा कि देखो घर में बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा हो रखा है, तो तुम ये सारा कूड़ा इकट्ठा करके बाहर जो अपना ट्रैश कैन लगा हुआ है वहाँ हर घर के बाहर सरकारी ट्रैश कैन लगाए जाते हैं ताकि घर वाले सिर्फ उस ट्रैश कैन में अपना कूड़ा डाल दें और सुबह आकर गाड़ी उनको ले जाएगी कचरे को उठाकर। सो क्रिस्टन ने कहा डग को कि तुम एक काम करो, सारा ये जो कूड़ा है ना इसको एक थैली में डालकर इकट्ठा करके उस ट्रैश कैन में रख आओ ताकि सुबह सुबह वो गाड़ी आकर लेकर जा सके। डग ने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। उसने वो थैली उठाई, अपना मेन डोर अनलॉक करके बाहर की तरफ जैसे निकला तो उसने अपने देखा कि बाहर जस्ट उसके मेन गेट के बाहर वही सेम कैंपर खड़ा है जो अभी कुछ देर पहले अपने ट्रक के अंदर सो रहा था और बहुत ही अजीब सी पोजीशन में, देखकर ही डर लग जाए एकदम से। डग ने तुरंत पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम हो कौन एक्चुअली में। सो उस सामने खड़े आदमी ने अपने दोनों हाथ ऊपर कर लिए कि नहीं 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 सर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं तो आपकी पत्नी क्रिस्टन का बहुत ही अच्छा दोस्त हूँ। आपकी पत्नी पहले जहाँ फर्नीचर दुकान पर काम किया करती थी उसी दुकान पर मैं भी उसके साथ काम किया करता था, हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं और मैं तो बस रैंडमली अपना ट्रक लेकर यहाँ से जा रहा था शाम के टाइम पर और मैंने नोटिस किया कि आपके घर के बाहर एक आदमी आपकी खिड़की के अंदर ऐसे झांक रहा है और ये चीज़ मुझे बहुत अजीब लगी। अब क्योंकि मुझे पता था कि ये तो क्रिस्टन का घर है और ये आदमी जरूर क्रिस्टन को नहीं जानता, तभी तो ये उनके घर के बाहर ऐसे खिड़की से अंदर की तरफ ताका झाकी कर रहा है। तब मैंने नोटिस किया कि आपकी गाड़ी भी पार्किंग में नहीं खड़ी, मतलब आप लोग कहीं गए हुए हैं और हो सकता है ये कोई चोरू चक्का हो, कोई लुटेरा हो, इसलिए मैंने अपना ट्रक यहाँ पर बाहर लगाया ताकि उस आदमी को मैं यहाँ से डरा कर भगा सकूं और आप लोगों की वेट करने लगा ताकि आपको मैं आकर बता सकूं कि ये सब कुछ हुआ था। लेकिन जब तक आप लोग आए तब तक मेरी नींद लग चुकी थी, इसलिए मैं सब कुछ आपको बताने के लिए आया हूँ। डग को ये चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब लगी कि पहले तो यही बंदा उनके लिए अननोन है और ये अननोन बंदा दूसरे एक और अननोन बंदे के लिए यहाँ पर उससे बातें कर रहा है। डग को बहुत अजीब सा लगा। सो उसने पूछा कि रैंडमली क्या तुमने दोबारा उस आदमी को देखा। वेन ने कहा, ये जो सामने खड़ा था व्यक्ति, इसका नाम वेन नैंस पूरा। वेन ने कहा कि नहीं मैंने उसको नहीं देखा, बट मैं देखना चाहूँगा कि क्या पता आसपास अभी भी वो मौजूद ना हो। सो डग ने कहा कि ठीक है एक काम करो, तुम ये थैली पकड़ो, इसको जाके ट्रैश कैन में फेंक के आओ, मैं अंदर से जाके टॉर्च लेकर आता हूँ और हम दोनों चारों तरफ एक बार घर के घूम लेंगे, देख लेंगे क्या पता यहीं पर अभी मौजूद ना हो वो। सो डग वो कूड़े वाली थैली इस आदमी को देकर अंदर टॉर्च ढूंढने के लिए गया। डग अभी अंदर घुसा ही था अपने घर के अंदर कि पीछे से यह आदमी भी बिना उस थैली को फेंके उस ट्रैश कैन के अंदर उस थैली को जस्ट वहीं ड्रॉप करके इस डग के पीछे पीछे अंदर घुस गया और उसने मेन डोर भी बंद कर लिया अंदर से। डग को ये बहुत अजीब लगा। इस आदमी ने अपने पीछे कमर के अंदर एक बड़ा सारा मेटल का पाइप छुपा रखा था। सो वेन ने वो पाइप अपने पीछे से निकाला और डग जो अभी उसको देखने वाला था पीछे घूमकर, इतने में ही इसने डग को पीछे से सिर के ऊपर वार किया। डग पीछे घूमकर देखा कि ये क्या बीमारी है और दोबारा से एक और वार किया इसने डग के आगे चेहरे के ऊपर और दोनों आपस में लड़ने लगे। नीचे ये आवाजें आ रही थी, डग जोर जोर से चिल्ला रहा था, ऊपर क्रिस्टन, उसको भी वे आवाजें सुनी। सो क्रिस्टन भागती हुई नीचे उतरने लगी, सीढ़ियां भी वो उतर ही रही थी। उतरते उतरते क्रिस्टन ने देखा कि उसके हस्बैंड के ऊपर ये आदमी चढ़ा हुआ है, इसको बहुत बुरे तरीके से मार रहा है, उसके पति के सिर से खून निकल रहा है और बहुत भयंकर खून निकल रहा है और ये आदमी उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, कभी लात मार रहा है, कभी मुक्के मार रहा है। और तभी वेन ने देखा कि क्रिस्टन नीचे सीढ़ियां उतरती हुई आ रही है। इस वेन ने अपने पीछे लगी हुई अपनी पिस्टल को भी निकाला और सीधा सामने सीढ़ियों में खड़ी क्रिस्टन की तरफ एम किया और उसको डरा दिया कि कुछ भी मत करना, ना ही चिल्लाना, चुपचाप यहाँ आओ, इधर आओ, अपने पति के हाथ पैर बांधो। क्रिस्टन 1 मिनट में पहचान चुकी थी कि ये तो उसके साथ काम करने वाला वेन है, ये इसके साथ ऐसे क्यों कर रहा है। वो बार बार बोल रही कि वेन तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, हम तो बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे जब एक साथ काम करते थे। बट वेन ने एक बार भी नहीं सुनी। उसने कहा कि जो मैंने कहा जल्दी आकर करो, फटाफट से अपने पति के हाथ पैर बांधो। ये रही रस्सी, इस टेबल के अंदर
अंदर से रस्सी निकालो। जहाँ वो टॉर्च ढूंढ रहे थे उसके अंदर ही रस्सी पड़ी हुई थी। तो तुरंत क्रिस्टन उस टेबल ड्रॉर तक गई, वहाँ से रस्सी निकाली उसने और ना चाहते हुए भी उसने अपने पति के हाथ और पैरों को पीछे की तरफ बांधा। और अभी दोबारा से गन पॉइंट पर ये वेन क्रिस्टन को उसके पीछे गन लगाकर ऊपर की तरफ लेकर गया। ऊपर कमरे में जाकर उसने क्रिस्टन को कहा कि अपने भी हाथ पैर बांधो। क्रिस्टन ने अपने भी हाथ पैर बांधे। इस टाइम पर क्रिस्टन को लग रहा था कि ये बस लूटपाट करने के लिए यहाँ पर आया है और अगर मैंने इसके सामने कुछ फालतू की चालाकी दिखाने की कोशिश करी तो हो सकता है ये कुछ भी पलट कर हमला कर दे, हो सकता है हमारी जान चली जाए। सो इसको आराम से लूटपाट कर लेने दो। बट ये लूटपाट नहीं करने वाला था, बल्कि इसने क्रिस्टन को हाथ पैर बांधकर उसको बेड पर लिटाकर बेचारी क्रिस्टन के साथ रेप किया। जिसके बाद वेन अगेन नीचे आया और उसने देखा कि डग अभी भी बिल्कुल लाइफलेस होके बिल्कुल बेसुध हालातों में बेहोश एक दीवार के साथ ऐसे पड़े हुए थे। तब उन्होंने वेन को खींचा, उनके हाथ पैर अभी भी बंधे हुए हैं, और खींचकर उनको बेसमेंट की जाने वाली सीढ़ियों की तरफ लेकर गए और उनको उन सीढ़ियों से नीचे घसीटते हुए बेसमेंट में लेकर गया। और वहां उनको एक पॉल जो बेसमेंट में पिलर खड़ा हुआ था कंक्रीट का, उस पॉल के साथ बांध दिया और बहुत गंदे तरीके से उसी पाइप से जो उसके पास पहले से था उस पाइप से उनको पीटना शुरू कर दिया। जिसके बाद ऑब्वियसली डग इस टाइम तक लगभग मर चुके थे। जिसके बाद उसने अपने जेब में रखा हुआ एक 8 इंच का चाकू निकाला और चाकू सीधा उसकी छाती पर रखकर डग की अंदर घुसा दिया। जैसे ही वो चाकू उसने वापस बाहर निकाला, डग की एकदम से सांस फूली और उसने दोबारा से अपनी जो गर्दन थी डग की वो झटके के साथ वापस नीचे जा गिरी। उसको लगा कि डग अभी तक मर चुका है। वो वापस वेन भागते हुए ऊपर की तरफ गया। ऊपर जाकर उसने क्रिस्टन को संभाला। क्रिस्टन के हाथ पैर जहां वो अभी बांध कर आया था, लेकिन उसने जाकर देखा ऊपर वाले कमरे में कि क्रिस्टन ने अपने हाथ और पैर किसी तरीके से खोलने में वो कामयाब हो गई और वो लैंडलाइन की तरफ भाग रही है। पीछे से वेन आया, उसके ऊपर झपट कर पड़ा और दोबारा से उसके हाथ पैर बांध दिए। हाथ पैर बांधने के बाद वो कंफर्म हो चुका था कि अब क्रिस्टन खुद को नहीं खोल पाएगी। सो वो दोबारा से उस कमरे से बाहर निकला, नीचे की तरफ आया चेक करने के लिए कि क्या डग ने तो कहीं अपने हाथ पैर नहीं खोल लिए, वो मरा हुआ है ना। उसने नीचे जाकर देखा बेसमेंट में कि अभी भी डग की गर्दन ऐसे नीचे पड़ी हुई है, मतलब कि डग अब मर चुके हैं। नीचे पूरा क्लियर करने के बाद वो वापस ऊपर गया क्रिस्टन की तरफ। क्रिस्टन अभी भी बंधी हुई थी, वो भी बेसुध हालातों में। उसको भी बहुत गंदे तरीके से इस वेन ने पीटा था। क्रिस्टन के ऊपर दोबारा वो टूट पड़ा, उसके साथ दोबारा बलात्कार किया। बट नीचे डग वो अभी मरे नहीं थे। एक्चुअल में डग एक बंदूक बनाने वाले गनस्मिथ थे, मतलब कि जो बंदूकें वगैरह बनाते हैं ना, वो उसकी नाली वगैरह बनाते हैं, जो उसको रिपेयर करते हैं, ये सारा काम डग को बहुत अच्छे से आता था। और वो जिस बेसमेंट के अंदर बंधे हुए थे वो उनकी एक वर्कशॉप थी जिसके अंदर वो गन से रिलेटेड काम किया करते थे। एंड कमाल की बात देखिए कि इतनी भयंकर चोटें लगने के बाद, छाती में 8 इंच का चाकू लगने के बाद, सिर पे इतनी भयंकर चोटों के बाद इतना सारा खून भी बह चुका था, बट डग अभी भी जिंदा थे। उन्होंने किसी तरीके से अपने हाथ पैर वहां से खोले, खुद को उस पॉल से आजाद करवाया और अपनी उसी वर्कशॉप की टेबल के ऊपर गए जहां उनके पास एक राइफल रिपेयर होने के लिए आई हुई थी। उन्होंने वो रिपेयर कर भी रखी थी और तब उन्होंने उस राइफल के अंदर जैसे तैसे कांपते हुए हाथों से, अपने सिर से खून भी उसका बहुत ज्यादा टपक रहा था, उन्हीं खून से सने हुए हाथों से एक राउंड उस राइफल के अंदर लोड किया उन्होंने और एक हाथ से अपने सिर के ऊपर इंजरी के ऊपर हाथ रखकर दूसरे हाथ में वो राइफल लेकर लड़खड़ाते हुए उस बेसमेंट की सीढ़ियों पर पहुंचे। वो राइफल उन्होंने अपने कंधे से लगा रखी और जैसे तैसे वो सीढ़ियां चढ़ते हुए मैनेज करते हुए ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने आवाजें सुनी कि आवाजें तो क्रिस्टन की ऊपर से आ रही हैं चिल्लाने की। तब वो फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियों की तरफ गए। वहां सीढ़ियां चढ़ते हुए वापस उन्होंने वही अपनी गन को आगे एम करके रखा, दूसरे हाथ से अपनी खून की इंजरी को रोक रहे थे ताकि खून ज़्यादा बाहर ना निकल जाए। उनको पता था कि खून अगर बाहर निकल गया तो कुछ भी नहीं बचेगा उनके शरीर में। वो दोबारा से ऊपर सीढ़ियां चढ़ते हुए गए, लेकिन जिस टाइम पर डग ऊपर पहुंचे थे उन्होंने बहुत ज़्यादा आवाज़ें कर दी थी क्योंकि उनका शरीर लड़खड़ा रहा था। वो कभी अपनी राइफल के साथ इस साइड दीवार पर भिड़ते, सीढ़ियां चढ़ते हुए कभी इस साइड भिड़ रहे थे। तो जैसे ही वो ऊपर चढ़े उन्होंने नोटिस किया कि जहां आवाजें आ रही थी वो शायद आवाजें इस वेन ने भी सुन ली होगी और हो सकता है वो कभी भी कमरे से बाहर निकलकर उनके ऊपर हमला कर दे। इसलिए वो फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियां चढ़कर बस एंड में जाकर खड़े हो गए उस कमरे की तरफ एम करके कि वो वेन इसी कमरे में है, कभी भी वो बाहर निकलेगा, उसकी पत्नी को वो मार पीट रहा है, शायद हो सकता है कुछ और कर रहा हो। और उनका अंदाजा बिल्कुल ठीक था, ये सारी आवाजें वेन ने सुनी थी और वेन अपने हाथ में चाकू लेकर, उसको लग रहा था कि हो सकता है कोई और आ गया हो। वेन ने उस कमरे का दरवाजा खोला और बहुत तेजी से भागते हुए सीधा डग की तरफ आने लगा एंड डग ने वो शॉट फायर कर दिया। बट बहुत ही बदकिस्मती से वो शॉट वहां पर बच गया, लेकिन
डग अभी भी हार नहीं मानी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ही गोली इस राइफल के अंदर लोड करी थी, दूसरी गोली थी नहीं उनके पास चलाने को। इसलिए उन्होंने अपने लड़खड़ाते हुए शरीर से राइफल की पोजीशन को बदला, फ्लिप किया उसको और सीधा भागते हुए आ रहे वेन के ऊपर अपनी राइफल के बट से वार करने शुरू कर दिए। और ये वार इतने ज्यादा तेज थे कि वेन उस टाइम पर लड़खड़ाकर नीचे गिर गया। इनफैक्ट वो अपने आप को बचाने के लिए वापस क्रिस्टन के कमरे में भागा। अंदर भागकर वेन ने अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया। अपनी पिस्टल जो कि उस टाइम पर वो अपने कमरे में ही छोड़कर आया था उसमें क्रिस्टन के पास, वो पिस्टल जाकर उसने उठाई। डग जो कि अब पीछे पीछे उस कमरे में आ रहे थे, लेकिन उनको पता था कि इसके पास एक पिस्टल भी है, इसलिए वो उस गेट से साइड खड़े हुए थोड़े, क्योंकि उनको पता था कि ये अंदर से फायर करने की कोशिश करेगा। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। वेन ने 3 शॉट अपनी पिस्टल से उस दरवाजे के ऊपर फायर किए, जो सीधा दरवाजे के आर पार जाकर सामने दीवार में लग चुके थे। बट इस दरवाजे के ऊपर गोली लगने से दरवाजा भी चकनाचूर हो चुका था और पीछे साइड में खड़े डग ने दरवाजे के ऊपर ही अपनी राइफल देकर मारी, वो दरवाजा भी टूट गया। अब शायद यहाँ पर डग को लग रहा था कि उसके फायरिंग शॉट्स खत्म हो गए हैं, पिस्टल में गोलियां खत्म हो गई हैं और अब वो अंदर जा सकता है। डग उस टूटे हुए दरवाजे से अंदर घुसे और अंदर घुसे उन्होंने डग के ऊपर दोबारा से अपनी उसी राइफल के बट से वार करने शुरू कर दिए। क्या आप इस बात के ऊपर बिलीव करेंगे कि ये वार इतने भयंकर थे कि राइफल की बट, आपको पता होगा वो बहुत ही सॉलिड लकड़ी से बनाई जाती है, बहुत मजबूत होती है, बट ये वार इतने भयंकर थे कि डग की राइफल का बट टूट चुका था मारते मारते। इनफैक्ट जो उस बट के अंदर मेटल गई होती है ना गन की, जिसके ऊपर वो लकड़ी चढ़ाई जाती है, वो मेटल तक मुड़ चुकी थी, वो एल शेप में बेंड हो चुकी थी। इतने भयंकर वार डग ने इस वेन के ऊपर किए, जिसके बाद डग ने देखा कि ये वेन तो लगभग बेहोशी में जा रहा है, इसकी पिस्टल अभी भी साइड में पड़ी हुई है। इस पिस्टल को उन्होंने सिक्योर करने के लिए पिस्टल वो उसके हाथ से छीनी और छीन कर उसका चेक किया कि क्या इसके अंदर शॉट्स हैं। और कमाल की बात यहाँ ये थी कि अभी भी उसके अंदर 3 गोलियां मौजूद थी और ये डग के पास मौका था। उन्होंने वो पिस्टल सीधा वेन के सिर के ऊपर रखी और 3 शॉट फायर कर दिए, जो कि सीधा जाकर वेन के सिर में लगे। वेन लगभग अब मर चुका था, उसने अपनी आंखें बंद कर दी, हिलना डुलना बंद कर दिया और कुछ ही मिनटों में अब पुलिस वाले भी मौके पर पहुंच चुके थे, क्योंकि डग ने 911 डायल कर दिया था। पुलिस वालों ने आकर डग, क्रिस्टन और वेन तीनों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। अगले दिन वेन की मौत हो चुकी थी, जबकि डग और क्रिस्टन इन दोनों ने फुल रिकवरी करी। कमाल की बात थी यहाँ कि इन दोनों ने इस भयंकर ऑर्डील को सरवाइव किया, जिसके बाद पुलिस वालों ने इस केस को क्लोज करने से पहले एक बार इस वेन नैंस की हिस्ट्री चेक करना जरूरी समझा कि आखिर ये था कौन और कैसे इस घर के अंदर घुस गया। क्रिस्टन से इसके बारे में पूछा गया कि तुम्हारे साथ तो ये काम करता था, तब क्रिस्टन ने बताया कि मेरे साथ तो बिल्कुल नॉर्मल था, मुझे तो कभी भी इसके अंदर कुछ अजीब नहीं दिखा। बट पुलिस वालों ने इसकी जांच बैठाई और कमाल की बात यहाँ ये थी कि ये वेन कोई और नहीं बल्कि एक सीरियल किलर था, जिसने पिछले 6 सालों में 7 मर्डर किए थे, बिल्कुल सेम पैटर्न से। पुलिस वालों ने ये पैटर्न ही था जो इसका नोटिस किया कि पहले किसी घर में जाकर अनजान बनकर उनके साथ दोस्ती लगाता और फिर उनके घर में घुसकर उनका मर्डर कर देता। और यहाँ भी वो कुछ ऐसा ही करने के लिए आया था, लेकिन इसमें वो खुद मारा गया। सो अल्टीमेटली डग और क्रिस्टन ने मिलकर ना सिर्फ खुद को बचाया बल्कि एक सीरियल किलर को भी इस दुनिया से अलविदा किया। पुलिस वाले भी बहुत ज़्यादा हैरान थे कि जिसको हम पकड़ नहीं पाए उसका खात्मा इस बुजुर्ग दंपत्ति ने मिलकर कर दिया। बहुत ही अनबिलीवेबल। बेशक वेन ने मरने से पहले तो कोई कन्फेशन तो दी नहीं थी कि उसने कितने मर्डर्स किए थे। सो पुलिस वालों के पास 7 तो ऑन रिकॉर्ड थे, बट हो सकता है इससे ज़्यादा भी उसके विक्टिम रहे हों, बट आज तक हमें कभी पता नहीं चल पाएगा क्योंकि वेन अभी इस दुनिया में है नहीं। उसके बाद ऐसा कोई कांड हुआ नहीं। सो ये थी 2 आज की स्टोरीज। आप मुझे बताइए कि आपको इन दोनों में से कौन सी सबसे कमाल की लगी, पहली वो ट्रेन वाली या फिर दूसरी है सीरियल किलर वाली। आप मुझे अपनी राय नीचे जरूर दीजिएगा। और क्या मुझे एक ही वीडियो के अंदर 2 स्टोरीज कवर करनी चाहिए, आप मुझे इसके बारे में भी जरूर बताएं, या फिर मैं एक ही इंसिडेंट को पूरी स्टोरी के अंदर कवर करूं, उसके बारे में मुझे आपसे राय जाननी है बस। एंड अब आज का Q&A। आज का हमारा पहला सवाल, के कोर का अपनी वॉइस कौन से ऐप में एडिट करते हो, प्लीज़ बता दोगे। देखिए वॉइस वैसे तो मैं कुछ खास एडिट नहीं करता, जो आपको अभी सुनाई दे रही है ना यही मेरी नेचुरल आवाज़ है, बट फिर भी थोड़े बहुत तो देखो नॉइस वगैरह रिडक्शन करनी पड़ती है, कुछ पैरामीट्रिक एक्विलाइजर्स होते हैं वो लगाने पड़ते हैं, तो ये सारा कुछ काम करता हूँ मैं एडोबी ऑडिशन के अंदर। एंड मेरी जो एडिटिंग होती है वीडियोस की वो सारी होती है एडोबी प्रीमियर प्रो के अंदर। सो मैंने पूरा एडोबी का सूट परचेज किया हुआ है, सो मैं उसी के अंदर सारा ये काम करता हूँ। आज का हमारा दूसरा सवाल प्रियांशी गुप्ता का, विकी भाई आई लाइक द वे यू नरेट एनी इंसिडेंट, योर स्टोरी टेलिंग इज एक्सट्रीमली फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच प्रियांशी, आई नेवर मिस एनी ऑफ योर वीडियोज। सो माई क्वेश्चन इज, अगर
कभी कोई पास्ट में जाकर किसी बड़ी घटना को रोकने की कोशिश करें तो क्या नेचर खुद को किसी और तरह से बैलेंस कर लेती है? क्या हम वक्त का रास्ता भी बदल सकते हैं या सब कुछ पहले से फिक्स्ड है? प्लीज़ पिक मी माई क्वेश्चन। प्रियांशी, ये जो आपने सवाल पूछा है ना, ये एक बहुत ही फेमस पैराडॉक्स है ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन के बारे में। आपने सुना होगा एक दादा और पोते का पैराडॉक्स कि अगर पोता पास्ट में जाकर किसी तरीके से वो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में चला जाए और अपने दादा को ही अगर वो इस दुनिया से हटा दे, देखो बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी एक ये पैराडॉक्स है, सोच कर देखिए बस आप, ये कोई इमेजिनरी ही है, बस इसको आप फील मत करिएगा। लेकिन ये सोचने वाली बात तो है कि अगर हम पास्ट में जाकर किसी तरीके से दादा को ही रोक दे, दादा को ही पैदा ना होने दे, तो आगे हमारे पिताजी भी नहीं आएंगे और उससे आगे फिर हम भी नहीं आएंगे। तो ये तो एक पैराडॉक्स में फंस गए हम कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, हम ये चीज़ नहीं कर सकते। सो आपने जो सवाल पूछा है ना, उसका कोई जवाब नहीं है, ये एक पैराडॉक्स ही है एक टाइप का। जो आपने कहा है कि हम नेचर में जाकर, पास्ट में जाकर कोई बड़ी घटना होने से रोक दें तो क्या नेचर खुद को किसी तरीके से बैलेंस कर लेगा? देखिए, पृथ्वी को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें पृथ्वी की ज़रूरत है। पृथ्वी को कोई लेना देना नहीं है इंसानों से, लेकिन हाँ, इंसानों को बहुत कुछ लेना देना है। इसलिए जो भी चल रहा है पृथ्वी का, वो सारा कुछ पहले से भगवान ने लिख रखा है। पृथ्वी इसको अपने अकॉर्डिंग चलाती है और हम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, साइंस कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, नेचर के आगे हमेशा हम जीरो हैं, जीरो थे और जीरो रहेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम नेचर को नहीं बदल सकते, उसकी शक्तियों को नहीं रोक सकते। आज का हमारा तीसरा सवाल राहुल सोरेन का। नमस्ते विकी दादा, मैं राहुल ओडिशा के मयूरभांज डिस्ट्रिक्ट से। आई एम फैन ऑफ योर सिंस नवंबर 2023। पिग फार्म किलर से शुरुआत की थी। सच में वो बहुत ही अजीब सा केस था। पिग फार्म किलर अगर आपने नहीं देखा हो तो ज़रूर जाकर देखिएगा। वो एक लेडी थी जो पिग फार्म चलाया करती थी। एब्सोल्युटली बहुत ही डायन हम उसको कह सकते हैं, वो डायन थी एक्चुअल में। विकी दादा, आपने वो वाला केस कवर नहीं किया जिसमें एक ही रात में एक ही फैमिली के 10-11 मेंबर्स ने सुसाइड किया था। शायद से वो वाला इंसिडेंट जुलाई 2018 में हुआ था दिल्ली में। शायद आपको ना पता हो राहुल, मैंने वो कवर किया था। इनफैक्ट एक बार नहीं बल्कि 2 बार कवर किया था एंड दोनों बार हमारे प्यारे यूट्यूब ने उसके ऊपर स्ट्राइक देकर उसको उड़ा दिया। पता नहीं क्यों, मैंने तो जस्ट एक्सप्लेन किया था, यूट्यूब को पसंद नहीं आया। तो तीसरी बार मैंने भी उसको कहा कि ठीक है यूट्यूब, मैं नहीं करूँगा आगे से कवर इसको। सो इसलिए मैंने उसको नहीं कवर किया। मैंने 2 बार कवर किया था। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको अच्छे से पता होगा, उन्होंने मेरी वो स्टोरी वाली वीडियो देखी होगी ज़रूर। हमारा आज का चौथा सवाल अमर ज्योति का। माई Q&A, आप इतना क्राइम केसेस स्टडी करते हैं, आप अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करते हैं? बाय द वे, आई लव योर वीडियोज़ एंड एंजॉइंग वाइल ईटिंग और टेकिंग रेस्ट। अच्छा लगता है आपकी स्टोरी सुनना। योर स्टोरी टेलिंग वे इज़ रियली अप्रिशिएबल। शाउट आउट मी इन द नेक्स्ट वीडियो प्लीज़। थैंक यू सो मच अमर ज्योति। एंड आपने पूछा कि मैं खुद को कंट्रोल कैसे करता हूँ। देखो यार, पहले जो होता था ना, ये सारी चीज़ें फील होती थी, लेकिन अब नहीं होता। अब इन चीज़ों की आदत है। मैं गंदी से गंदी चीज़ें डाइजेस्ट कर लेता हूँ। खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है कि किसी भी गंदे से गंदे क्राइम सीन सोच लो आप, मैं उस क्राइम सीन के बीच में बैठ के खाना खा सकता हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होती खून खराबे को देखने से। ऐसे पहले चीज़ फील होती थी लेकिन अब आदत हो चुकी है। एंड दूसरा, अगर आपको भी मैच्योर ऑडियंस की कैटेगरी में आना है तो खुद के माइंड को और हार्ट को, दोनों को अलग अलग रखें। मतलब कि कुछ चीज़ें होती हैं जो सिर्फ दिल से सोची जाती हैं एंड कुछ चीज़ें होती हैं जो दिमाग से सुनी एंड बस उनको साइड में रख दिया, उनको फील करके नहीं बैठना चाहिए। आज का हमारा 5वां सवाल एनीमे हिंदी डब को। भैया प्लीज़ इस बार पिक कर लीजिए क्वेश्चन। आपके लिए एक डेयर है, आपको चैट जीपीटी से टॉप 10 अनसॉल्व्ड स्टोरीज उठानी है या सीरियल किलर्स की, देन उस पर वीडियोस बनानी है। बट पर्सनली एक केस है जो मैं चाहता हूँ कि आप बनाएं वीडियो उस पर, जो है द गोल्डन स्टेट किलर। प्लीज़ सर इस बार पिक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच ब्रदर, एंड मैं ज़रूर इसके बारे में सोचूंगा। बट हाँ, चैट जीपीटी वाला सिस्टम मुझे समझ नहीं आता। देखो यार, एआई को मैं मेरे कंटेंट से बिल्कुल दूर रखता हूँ। मुझे नहीं पसंद कि मैं एआई से अपना कुछ आइडिया लूँ या फिर उसके लिए उसको मैं तैयार करूँ। पहले ही दिमाग में इतनी सारी सैकड़ों स्टोरीज। आप में से एक ने सवाल किया था कि क्या कभी आपको कंटेंट की कमी पड़ी है। आई सेड नेवर एवर। इतने सारे केसेस हैं कि अगर मैं बताने लग जाऊँ ना, तो देखो मैं बीच में आपको मैंने कहा था ना कि मैं शायद रिटायरमेंट ले लूँ। अगर मैं बुढ़ापे तक भी, मैं मरते टाइम तक भी अगर आपको स्टोरी सुनाता रहूँ तो भी वो स्टोरीज या फिर केसेस ख़त्म नहीं होंगे। रियल वालों की बात कर रहा हूँ मैं, बनावटी तो चाहे कितने मर्जी बना लो, रियल वाले ही ख़त्म नहीं होंगे। इतने सारे केसेस हैं एंड फॉर्चुनेटली मैंने आज तक जितने भी केसेस सुनाए आपको वो सारे रियल हैं। उनमें से कुछ भी मैंने अपनी तरफ से बनाकर नहीं बोला हुआ। मेरे द्वारा बोले गए हर वर्ड का प्रूफ आप मेरे से ले सकते हैं। एंड दूसरा,
अगर आपको मुझसे बात करनी है या फिर आज की स्टोरीज़ की कोई फ़ोटोज़ वगैरह चाहिए हो आपको, तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ आकर आप मुझसे ट्रेन वाली स्टोरीज़ की फ़ोटोज़ जरूर ले लेना, आपके डीएम में वो फ़ोटोज़ पहुँच जाएंगी। एंड हाँ, फॉलो जरूर कर लेना, साथ ही ब्रॉडकास्ट चैनल भी वहाँ बना रखा है, उस चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं मुझसे जुड़े या फिर चैनल से जुड़े, वीडियो से जुड़े अपडेट्स तुरंत डालता हूँ। उसी के अंदर मैं स्टोरीज़ की जो डाल सकता हूँ, बैक स्टोरी फुटेज और फोटोज़, वो भी अपलोड करता हूँ। तो आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। एंड आज का शाउट आउट ओम परचा को। मैं नहीं जानता ये ओम परचा कौन है, बट ये सच में बहुत ही प्यारे हैं। ये कमेंट्स हर वीडियो के ऊपर करते हैं। मैंने नोटिस किया है कि ये ओम परचा जी जो भी हैं, ये हर वीडियो के ऊपर मेरे कमेंट करते हैं बहुत लंबे टाइम से। आई थिंक मुझे याद है मैंने इनका कमेंट 2016-17 में भी देखा था। उस टाइम से लेकर आज तक का रिकॉर्ड है इनका कि इन्होंने कभी किसी वीडियो को छोड़ा नहीं, हर वीडियो के ऊपर इनका कमेंट आया है। एंड हर वीडियो पे इनका कमेंट बहुत ही प्यारा होता है। थैंक यू सो मच ओम परचा जी आपके इस प्यार और सपोर्ट के लिए। एंड आप भी अपने कमेंट्स नीचे लिख दीजिएगा ताकि मैं आने वाली वीडियो में आपको शाउट आउट दे दूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।